नाज़रीन, इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों पे और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है जो इस टाइम पाकिस्तान को रूल कर रही है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं मुख्तलिफ हलकों से जो गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे। मैं बात कर रहा हूँ सोहेल वड़ाइच साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी तरफ से एक आर्टिकल छपा, एक व्लॉग में भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ों की तरफ जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आवाम को मुतासिर करती हैं उसकी तरफ इशारा किया। और उन्होंने ये कहा कि जो सेम पेज है उसको सेम रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सियासतदान सियासत करें, ना कि चीज़ों को मैनेज करें या एडमिनिस्टर करें। ये बड़ी अहम बात थी। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदान या जो रूलिंग एलीट है इस टाइम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो कासिर रही है अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम देने में। और इसके बाद जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी और जो सेम पेज था, उस सेम पेज के ऊपर सवालिया निशान उठने लग गए हैं। इस सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे उस ट्राइलैटरल एग्रीमेंट की जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के दरमियान तो पहले था, उसके अंदर तुर्किया भी शामिल हो गया है। कुछ क्वार्टर्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सुन्नी एग्रीमेंट है। क्या ये बात ठीक है? और कुछ ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये दिखावा है और इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा इंडिया से आ रहा है। क्या ये एक सुन्नी एग्रीमेंट है और क्या इसकी कोई अहमियत है कि नहीं? अपने जो एक्सपर्ट्स हैं आज के प्रोग्राम में, उनसे इसके ऊपर भी बात करेंगे। ईरान और यूएस का मामला कहाँ जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो एग्रीमेंट ईरान ने और ओमान ने किया है, उसके क्या रिपरकशंस होंगे? और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि इजराइल बोर्ड ऑफ पीस में से निकल रहा है और लबनान के अंदर जो उसने वादा किया था अमन कायम करने का या जंग रोकने का, उससे भी दस्तबरदार हो रहा है। ये पॉलिसी क्या है, किस तरफ इशारा करती है, अमेरिका को कितना परेशान कर सकती है, इस पे भी बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अहमद सईद, उनके साथ होंगी एम्बेसडर रिटायर्ड नाला चौहान साहिबा और हैदर हयात खान साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जाहिद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर एक नया क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। नाकदीन ये कह रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं। सोहेल वड़ाइच साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा, उसके अंदर बड़ी तफसील से उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत, उसके बारे में जो एनालिसिस दिया वो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, पसंद आ रहा है। और उसमें उन्होंने ये बात की कि जो सियासत करनी थी वो नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, मैनेजमेंट करते रहे। और जो सेम पेज है वो सेम नहीं रहेगा अगर सियासतदान जिनको लेके आया गया था, सेम पेज बनाया गया था, अगर वो सियासत ही नहीं करेंगे, क्योंकि सियासी मसाइल मुल्क में मौजूद हैं और उसके अंदर डिलीवरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वैसी नहीं रही जैसी एक्सपेक्ट की जा रही थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी हद तक इस सूरत हाल में तो ये बात इसलिए सही है। मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, ठीक है, मुस्लिम लीग में हूँ जी। अगर कोई भी बात ठीक नहीं होगी तो मैं इस पे पार्टी के अंदर भी तनकीद करता हूँ और बाहर भी करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जिस वक्त मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है ना, तो आपने मुल्क के हालात देखे, मुल्क के हालात कैसी थी, मैशियत आपकी कैसी थी, लैंड सिचुएशन के हालात कैसी थी, या बैनुल अक़वामी हालात कैसे हैं हमारे नेबर में ईरान और अमेरिका का जो लड़ाई है। तो जाहिर है कि उस सूरत हाल में वो चीज़ तो आवाम को डिलीवर ना कर सके जो तौक़ुआत, लेकिन कोशिश की कि हद तक मुल्क को बचाया या मुल्क को किसी रास्ते पे ट्रैक पे चढ़ाया। एक पेज पे है या नहीं है, अगर पेज पड़ता है तो देखें किस्मत की बात होती है। पहले भी एक पेज था, पेज पट गया था। तो ये चीजें होती रहती है सियासत में। मेरे ख्याल में जो सही सियासी लोग होते हैं वो इन चीजों को बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, अगर एक चीज है, अगर हुकूमत, क्योंकि फिर इस मुस्लिम लीग ने आवाम के पास भी जाना है, आवाम से फिर वोट लेना है। ये नहीं होगा कि जी वो आवाम के बगैर जाके इसको आप आएंगे, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। तो इसलिए इस वक्त मुश्किलात है, लेकिन इसकी मुश्किलात के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से देखे ना, बैनुल-अक़वामी सतह पे तो वो बहुत ज्यादा नुमाया रहे हैं हर एक चीज पे। अगर वो ईरान अमेरिका की लड़ाई की में बात देखे तो उसने एक अच्छा रोल प्ले किया। आज अगर कतर, आज अगर सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान का अलायंस बन गया
अब डिफेंस में, तो ये भी बड़ी बात है। अभी दुनिया सारे इसकी तरफ देख रहे हैं, जो हमारे खिलाफ ममालिक हैं वो इसको और तरीके से देख रहे हैं, जो हमारे फेवर में वो और तरीके से देख रहे हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट तो है। इस वक्त चूंकि आवाम को वो तवक्कुआत जो है वो रिलीफ आवाम को नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते हैं, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ। लेकिन किसी हद तक लेके गए हैं कि वो पाकिस्तान कि जिसका कह रहा था कि ट्रंप था या उसके पहले कि जी हमारे वज़ीर आज़म के वो टेलीफोन सुने, तो वो बात अभी नहीं है। ट्रंप जब भी खड़े होता है तो हमारे लोगों की तारीफें करते हैं। और इस वक्त हमें हमारे दुनिया की भी सूरत हाल बहुत पेचीदा है, और खासकर हमारे इस खित्ते में हमारा भी है, क्योंकि हमारे नेबर में ईरान का भी मसला है। और हमसे सबसे बड़ी बात जो हम 40 साल से भुगत रहे अफगानिस्तान के, जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में मुसलत की गई है और मुसलत है, उसका भी हम मुकाबला कर रहे हैं। तो इसमें दो राय नहीं है। अगर वलाई साहब अपने उसमें लिखते हैं तो जाहिर है कि वो अवाम के को देखते हैं तो एक बात करते हैं, क्योंकि अवाम के तवक्कुआत जो हमसे है, जो हुकूमत से है, वो शायद उस पे अब हुकूमत पूरा नहीं उतर है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रहे है कि उस ट्रैक पे लेके जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। बिल्कुल। जाहिद खान साहब ये भी फरमा दें कि कश्मीर का इलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए दिखाई देता है कि एक तो फेजेस में हुआ, फेजेस में भी कंप्लीटली नहीं हो सका। तो क्या आपकी पार्टी को बीइंग इन गवर्नमेंट ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि पहले मामले को सेटल कर लेती और पॉलिटिकली इसको इशू को जो है ज़ाहिर है वो डील करते, तो इसका एक बेहतर हल निकल आता। भले इलेक्शन थोड़े लेट भी कर दिए जाते, इसमें कोई इतना मसला ना होता, क्योंकि अब ये ज़्यादा अजीब लग रहा है कि हालात ख़राब होने की वजह से कभी इनके अंदर किसी जगह हो जाता है, किसी जगह रह जाता है, कभी डिले आ जाता है। तो उल्टा आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा दुश्मन को एक गुंजाइश देगा प्रोपेगेंडे की, और उसको वो ज़्यादा सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर बढ़ा चढ़ा के उस सिचुएशन को मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन से मिला के दिखाने की कोशिश करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट का ये अगर क्वेश्चन हो या उनकी ये एक उनको शिकवा हो कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट तो पॉलिटिशियंस ने करनी थी, वो तो उन्होंने नहीं करनी थी, तो क्या आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, देखिए, एक बात सबसे बड़ी बात तो ये कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी, हुकूमत पीपल पार्टी की हुकूमत थी ना। बिल्कुल। तो वो हुकूमत को चाहिए थी वो देखते वो सेटल कर देते। मरकजी हुकूमत तो उसका हेल्प कर सकते हैं ना। बिल्कुल। जिस तरह किसी भी सूबे में अगर किसी पार्टी की हुकूमत है तो मरकजी हुकूमत उसका हेल्प कर सकते हैं, बाकी तो सारे बातें जो है वो सूबाई हुकूमत कर सकती है। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो सूरत हाल है, देखिए, हुकूमत ने तो कोशिश की। आपको याद हो गया जो कमेटी बनी थी उसके जितने मुतालिबात थे, आप मुझे आप बता दें पाकिस्तान में कहाँ पे 3 रुपये यूनिट बिजली मिलती है? अभी आज़ाद कश्मीर को उसी लोगों के मुतालबे की वजह से तो 3 रुपये यूनिट भी मिला, आटा दिए दिया, सब चीजें हो गई। उनके जितने भी सही मुतालिबात है माने गए। जो बात वो मुतालबा कर रहे थे वो तो देखिए वो असेंबली का काम है। वो कहते हैं कि जी जो सीट पाकिस्तान में है महाजरीन की उसको खत्म किया जाए, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो खत्म नहीं हो सकते। वो तो वैसी असेंबली अभी जब असेंबली आ जाएगी तो उनके काम है, उसको खत्म करना चाहे तो खत्म कर दे। तो कोशिश तो हुकूमत देखी। अब कुछ साल को देखे, हमारा जो नेबर में जो हमारे दुश्मन है वो तो कोशिश करते हैं। देखिए बलूचिस्तान में भी वो प्रॉक्सी को सपोर्ट करते हैं, वो पुख्तनख्वा में भी करते हैं, और जो अफगानिस्तान में जिनको हमने 40 साल पाला था वो आज हमारे गले पड़े हैं, क्योंकि उनको डॉलर की जरूरत है और उनको डॉलर मिलता है। मैं खुद भी दीर से बिलोंग करता हूँ। मैं भी गया था तो उधर लोग ये कहते हैं कि जी डॉलर इस तरीके से तकसीम हो रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेबर में है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, अभी उसके साथ तो हमने मुकाबला तो किया ना, तो फौजी मुकाबले में तो वो हमारे पास ना आ सके, वो उसने शिकस्त खाई। तो अभी उस तरीके से वो कर रहे हैं। तो अभी इसके भी जब मैं कुछ सुनता भी हूँ तो इधर भी हो सकते हैं कि कुछ उनके लोग हो कि जो ये हालात खराब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर ये भी इलेक्शन ना करता तो फिर तो ये होता ना कि फिर प्रोपेगेंडा होता कि जी देखिए इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन तो हो गया जिस तरीके से भी होगा, जो कि हम एक दूसरे पार्टी के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं, ये तो खैर इलेक्शन
टाइम है इलेक्शन में, तो ये चीजें होते रहती है। मेरे ख्याल जी में इलेक्शन के बाद ये भी सेटल हो जाएंगे। ठीक और अभी तकरीबन तो मुस्लिम लीग को तो अक्सरियत मिल गई, इंशाल्लाह वो तो हुकूमत बनाएगी। ठीक। जाहिद खान साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हालात बेहतर हो जाते और इलेक्शन होते तो बहरहाल, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। ये फरमा दीजिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इलेक्शन हम करवा रहे हैं, तो बाद में पीपल्स पार्टी ने शोर करना शुरू कर दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, इसी से जुड़ा हुआ है, कि कश्मीर का मसला एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। उसके अंदर भले गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जो आलमी मंजरनामा है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े करीब से देख रही है और कश्मीर के ऊपर कोई भी चीज़ बड़ा ब्लो अप कर जाती है और उसका जाहिर है हमेशा जो इंडिया है वो प्रोपेगेंडा करने की ताड़ में रहता है। तो अगर आप लोग थोड़ा जोर और लगा लेते तो ये चीज़ बेहतर नहीं हो सकती थी? प्लीज़ इन दोनों सवालों को जवाब दे दें। देखिए जी, एक सबसे बड़ी बात है कि पीपल पार्टी का तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी देखे ना, अभी दोपहर हुई नहीं थी तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया और इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जब सीट जीत जाते तो देखिए, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीता तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया ना। हालांकि ऐसे कभी भी नहीं हुआ, जिसकी मरकज में हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हमेशा के लिए, आप हिस्ट्री देखें तो उसमें वही जीतता है जो मरकज में हुकूमत हो, क्योंकि उनके मसाइल मरकजी हुकूमत के साथ होते हैं तो ज्यादातर तवज्जो उधर दी जाती है। तो उनकी बात तो यही है कि अभी वो इलेक्शन है तो इलेक्शन में वो बातें करते हैं, अगर वो जीत जाते तो खुश है, हार जाते तो फिर यही बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए था कि कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर बात होती तो ज्यादा बेहतर होता कि मुस्लिम लीग की कारकर्दगी सही नहीं है, हमारी कारकर्दगी, इन्हें पीपल पार्टी अपनी कारकर्दगी पेश करते तो ज्यादा बेहतर होता। जहां तक प्रोपेगेंडे की बात है, देखिए मकबूजा कश्मीर में वो लोग क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल हम कब से लगे हुए, पूरा दुनिया लगी है, लेकिन उसको वो ठस से मस नहीं हो रही है। तो जो अगर वो हमारे ऊपर बात करते हैं, वो तो सिर्फ कश्मीर पे नहीं करते, वो तो अगर आप उनके सुने, उसके चैनल्स को सुने तो वो तो बलूचिस्तान पे भी बात करते हैं, बलूचिस्तान पे भी पख्तूनख्वा पे भी बात करते हैं। वो तो हमारे जो तालिबान जिसको हमने 40 साल पाला था, उसको भी वो असलहा भी दे रहे हैं, उसको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको भी डॉलर दे रहे हैं और वो सब कुछ कोशिश तो उनका यही है। देखिए, मैंने जिस तरीके से बात की कि फौज के सामने तो वो हमसे शिकस्त खा गई, नहीं लड़ाई थी जो हमारे आमने सामने की लड़ाई, वो तो वो शिकस्त खा गई। तो शिकस्त के बाद उनका ये अभी हरबा है कि जो वो कर रहा है, लेकिन देखिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है और कोशिश होनी भी चाहिए कि जो हमारे लोग हैं हम उसके साथ मुतफिम से। मेरे ख्याल में इलेक्शन के बाद ये भी मसाइल सेटल हो जाएगा। इलेक्शन के बाद जो लोग जो कमेटी है या जो भी डिमांड्स है उसके साथ मिल बैठकर ये मसले भी हल हो जाएंगे, उम्मीद है। जी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये फरमा दीजिएगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया कि पहला काम था इलेक्शन करवाना, इलेक्शन करवा लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें जीत गई। अब मदावा करेंगे, वो जो एतराज़ात हैं उनको दूर करेंगे, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये फरमा दीजिएगा कि 12 सीटों का जो मसला है उसके ऊपर क्या पॉलिसी रखेगी? अगर ये उनकी डिमांड थी कि ये महाजरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दें, तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, कैसे इस इशू को डील किया जाएगा इन कमिंग डेज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत बना लेती है तो? देखिए, मैंने जिस तरीके से बात की ना कि ये कश्मीरियों का मसला है और जिस तरीके से असेंबली बैठ जाएगी तो उनका हक है और उन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था जिनको ये इतराज़ात थे। अगर वो इलेक्शन में जाके इलेक्शन जीत जाते और असेंबली के अंदर बैठ जाते तो उनका ये हक था कि वो कानून साजी कर देते। अगर वो ख़त्म करना चाहते, ऐलान के ख़त्म करने से जो हम समझते हैं वो यही है कि जो कश्मीर कास्ट का मसला है, जो मकबूजा कश्मीर का है, उसका उसमें उनका टेस्ट पहुंच सकता है। लेकिन इसके बावजूद कि अगर कश्मीरी चाहते हैं कि जी वो सीट्स खत्म हो जाए तो फिर वो उनकी असेंबली में बैठ जाए और वो जो लोग इलेक्ट होके आएंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग होंगे, चाहे वो पीपल पार्टी के होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के होंगे, उनसे मेरे ख्याल में वो वहाँ के लोग हैं, वो सारी चीज़ों को समझते होंगे। और हाँ, यही होगा, मरकज मुदाखलत नहीं करेगा, मरकज से जो हेल्प मांगेगा वो ज़रूर देगा, लेकिन ये उस असेंबली का काम है। और अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती है
तो पहले उस पे जिस तरीके से आपने उनको राम सनोरा को सुना, तो जी, पहले उनकी कोशिश होगी कि वो लोगों से मुज़ाकरात करे और इसका कोई हल ढूँढे, हल निकाले, और उम्मीद है कि हल निकल आ जाएगी। मुझे बिल्कुल ठीक। मुश्किल नहीं लग रहा है जी, ठीक, कि ये चीज़ें तो होते रहती है, लेकिन जब ठीक है। सियासतदान मिल बैठते हैं तो हर एक मसले का हल निकल आता है। बड़ी आपने अच्छी बात की, सियासतदान मिल बैठे तो हर मसले का हल निकाल लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकवा बहुत ज़्यादा लग रहा है इस दफ़ा, और बड़ी हार्ड टॉक भी हो रही है, बयानात भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये इलेक्शन की गर्मा गर्मी थी, और जब एक दफ़ा मामला सेटल होंगे, असम्बली वजूद में आ जाएगी, तो उसके बाद ये गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, या ये मामला लंबा चलेगा और ये सियासी कशमकश पाकिस्तान में कोई और रुख इख्तियार कर जाएगी? क्या टेक है आपका इस चीज़ पर? देखिए जी, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैं जब एक बात को दे तो मैंने पूरा 40 साल सियासत की, मैंने इनमें सारी चीज़ें देख चुका हूँ। ये सिर्फ़ इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद, क्योंकि जिस किश्ती में मुस्लिम लीग नून सवार है, उसी किश्ती में तो पीपल पार्टी भी है। अगर ये किश्ती डूबती है, तो दोनों जाएँगे ना, एक तो नहीं जाएगा ना फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन से नहीं, इलेक्शन के बाद ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। अब हम सभी से मिल बैठकर जिस तरीके से अभी देखें ना, जब से हुकूमत बनी है तो पीपल पार्टी को जाहिर है कि वो एक अलग पार्टी है, उसका अपना जी, मंशूर है, वो अपनी बात करता है, बिल्कुल, लेकिन मिल बैठकर फिर बात कहते हैं कि बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, तो बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में तो जी, खैर उनकी अपनी हुकूमत है, जिस जी, तरह हमारे पंजाब में अपनी हुकूमत है, बिल्कुल, लेकिन मरकज में ये हमें सपोर्ट करते हैं, तो मरकज में अब सदर साहब को भी है, अब हमारे सेनेट का चेयरमैन भी है, तो और 2 गवर्नर भी हैं। तो ये चीज़ें हम मिलकर चला रहे हैं और उम्मीद है कि आगे मिलकर चलाएँगे। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत कोशिश करती है और करनी भी चाहिए कि अपोज़िशन जो बकाया अपोज़िशन है, उससे भी मिल बैठकर जो जी, मसाइल है, क्योंकि ये जो मुल्क इस वक़्त जिस सूरत-ए-हाल से हम गुज़र रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बस की बात नहीं है। हम सब मिल बैठकर अपने जो मुफ़ादात है ऊपर से कुछ डाल लें, पहले हम मुल्क को चला लें कि मुल्क कैसे आगे चलेगा, ताकि ये जो इतराज़ात एक-दूसरे के ऊपर होते हैं या जो इलेक्शन पे इख्तिलाफ होता है, ये किस तरीके से इसका हल निकाले, ताकि क्योंकि सियासतदान निकाल सकते हैं। देखिए, मैं जी, सियासतदानों की बात करता हूँ, तो आप 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो सियासतदान ने बनाया था ना। जी, फिर आपने 18 अमेंडमेंट में देखा, वो भी तो सियासतदानों ने वो 18 अमेंडमेंट पास किया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि, लेकिन हमेशा के लिए ये होता है कि जब सियासतदान अपने मुफादात को बलाए ताक रखते हैं और पहले मुल्क के सोचते हैं, मुल्क का, और ये ज़्यादा ज़िम्मेवारी हमारी हमारी है, क्योंकि हुकूमत में हम बैठे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ तो कोशिश करता है जी, कि ये सबसे मिल बैठकर आगे ये लाए अमल तैयार करे और आगे इस मुल्क को चलाए, और जो मुश्किलात है उसको किस तरीके से हम नबर आज़मा हम हो जाए और ये मुल्क को जो मुश्किलात से निकाले, ताकि आवाम को भी तो कोई, हमारी अपनी लड़ाई तो होते रहेंगे सियासी, जी, लेकिन मुल्क के और आवाम के लिए सोचे कि उनके लिए कहाँ से कोई रिलीफ दिया जा सकता है। जी। स्पोकन लाइक ए ट्रू एंड सीजन पॉलिटिशियन, आप सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। बड़ी खुश आइंद है ये चीज़, काश सारे सियासतदान इसी तरह बात करें। लेकिन पीपीपी का अगला हुक्म आने तक उनको रोक दिया गया है, पार्टी को सीनियर कमान की तरफ से, कि किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन या किसी भी किस्म की जो कलेक्टिव आपके साथ चलना है वो ना चलें। यानी नून लीग के साथ अब पीपल्स पार्टी ने नहीं चलना अगले हुक्म तक। ये अगला हुक्म आप कब देखते हैं, कब तक आ जाएगा? ये इंशाल्लाह, ये तो मैं कहता हूँ ना कि ये जो आज इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, ज़ाहिर है कि वो दूसरा वाला तो अभी फ़िलहाल मुश्किल मुझे लग रहा है। जी, तो इसके बाद फ़ौरन बात ख़त्म हो जाएगी, और जब चूँकि ज़ाहिर है कि हुकूमत जो बैठी है, तो हुकूमत उनके साथ नेगोशिएशन करेगी, बैठ जाएगी, और ये जो भी उनको इत्तराज़ात है या जो भी उनके शिकवे है, वो दूर किया जा सकता है। ये तो इलेक्शन में हमेशा के लिए होते हैं, अगर वो हमारी तारीफ़ भी कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ करें, तो फिर इलेक्शन तो हम दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर तो नहीं, मुमकिन नहीं है ना। तो मेरे जी, ख़्याल में ये चीज़ें होते रहती हैं, ये मैंने तो 40 साल में देखा है। जी, पहले पार्टीज़ इकट्ठी होती है, फिर एक-दूसरे के खिलाफ होती है, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आके मिल बैठ जाते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है। देखिए, इतिराज़ करना या किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, जी, लेकिन वो अवाम के, मुल्क और कौम के लिए सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उसमें हुकूमत हो या अपोज़िशन हो, दोनों मिल बैठकर पहले ये सोचे कि अवाम को किस तरीके से, इस मुल्क को किस तरीके से चलाना है, कि ताकि जमहूरियत बेडरेल ना हो, हुकूमत और जो जमहूरियत है उस पे अवाम के एतमाद बहाल हो, असम्बलियों पे एतमाद बहाल हो, आइन पे एतमाद बहाल हो, जी, और आगे ये मुल्क चले। तो उसके लिए सियासतदानों की सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी सियासतदानों की होती है
क्योंकि हमेशा के लिए सियासतदान मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता है। तो मैं आज भी यही बात करता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन के नाते, कि हुकूमत की ज़्यादा फर्ज बनती है। हुकूमत को चाहिए कि सबको मिल बैठे और पहले इस चीज़ों पे सोचे, ताकि इस मुल्क को किस तरीके से चलाना है, ताकि ये एक दूसरे के जो हम खिलाफ है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क और कौम के मुफाद में कौन सी बात बेहतर है कि उस तरफ हम निकल जाए, हम चले जाए। बेशक आप ठीक फरमा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान आया कि अभी ये मेरे गले पड़ रहे हैं और बाद में मेरे पाँव पड़ेंगे। क्या उनका इशारा 28वीं तरमीम की तरफ था? इस पर कमेंट कर दीजिए। देखिए ये 28वीं तरमीम जाहिर है कि अगर पीपल पार्टी नहीं मानेंगे तो हो ही नहीं सकते। 28वीं तरमीम तो अभी आई नहीं है, लेकिन ये मफरूज़ों पे है। हो सकते हैं वो भी ऐसी बात हो भी, मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे खुद इल्म नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि 28वीं तरमीम हो। लेकिन ये तब मुमकिन है कि जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफार्म पे हो और एक पेज पे हो, तो तभी मुमकिन है, अदरवाइज मुश्किल है। अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं मानते और हम वो नहीं होते, तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है इनमें। अब लेजिस्लेशन आम लेजिस्लेशन तो हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये जो अमेंडमेंट है वो तो कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से और बोथ हाउसेस से अलग, दोनों हाउस से अलग अलग, क्योंकि वो उसके बगैर नहीं हो सकता है। मैं भी 3 दफा सेनेटर रहा हूँ, तो मुझे उसका पता है। लेकिन मैं एक बात आपके जरिए करता हूँ कि पार्लियामेंट को अपने जो हक है और अपने पार्लियामेंट को मनवाना चाहिए कि पार्लियामेंट इस मुल्क में है और पार्लियामेंट सब कुछ चला रहे। क्योंकि अगर पार्लियामेंट बेहिस होगा तो आवाम की इत्मीनान बिल्कुल नहीं रहेगा, न जमहूरियत पे रहेगा, न आइन पे नहीं रहेगा, न पार्लियामेंट पे रहेगा। और पार्लियामेंटेरियन को चाहिए कि वो आवाम के इत्मीनान बहाल रखे और वो फैसले करे जो आवाम और कौम के मुफाद में हो। बिल्कुल ठीक। खान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, 1-2 माह सड़कें गर्म रहेंगी, मतलब इशारा है कि एहतजाज होंगे। 27 सितंबर को फ़ाइनल की कॉल भी दे रखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। आप बात कर रहे हैं कि एक नेशनल कंसेंसस हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरा जोर लगेगा तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करने में, और क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें शामिल होगी? इस पर कॉमेंट कर दें। देखिए जी, होना तो यही चाहिए। मैं तो एक सियासी कारकुन के नाते ये बात कहता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून को उनको दावत देनी चाहिए और वो उसको मिल बैठना चाहिए। देखिए, अगर ये मुल्क है तो अपोजिशन भी है, अगर ये मुल्क है और ये आवाम खुश है तो हम भी, और हम अब हुकूमत में, आज कल तो वो भी हुकूमत में, कल भी वो हुकूमत में थे। तो मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और जहाँ तक तहरीक की बात होती है, तो देखिए डेमोक्रेसी में तो ये खासियत होती है कि कुछ लोग एहतजाज भी करते हैं, एहतजाज उनका हक है। वो पुरअमन एहतजाज हो तो कोई किसी को न रोकना चाहिए, न रोक सकते हैं। और अगर पुरअमन एहतजाज हो तो ये उनका राइट है, वो जो भी चाहते हैं, वो जो भी उनके मुतालिबा है वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन सबको दावत दे और मिल बैठ के, क्योंकि हम मुश्किलात, हमारी जो खिता है इसमें मुश्किलात है। हमने बिन अक़वामी सतह पे तो एक अच्छा मुकाम तो पैदा किया, लेकिन हमें अपने मुल्क की तरफ सोचना है, देखना है। और जो हमारी अपनी सूरत हाल है, खासकर जो हमारे बॉर्डर पे जो प्रॉक्सी है, वो हमें यूनिटी की ज़रूरत है। से जो उसके हल के लिए तब मुमकिन है कि हम मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढे और कोई रास्ता निकाले और आवाम के उपात की बात कर सकें। खान साहब, बस जाते जाते इस पे भी कमेंट कर दें कि ये बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही उनकी फैमिली की, और एतराज़ ये था कि जब भी मुलाकात होती है बाहर आके सियासी बयान दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ होती है। दुश्मन जो है उसको मौका मिल जाता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के ऊपर या इल्ज़ाम थोपने का। अब सुहेल अफरीदी साहब ने गारंटी दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हुकूमत की पॉलिसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अब क्या आप इस तनाजुर में या इस बयान के बाद मुलाकात करवा देंगे? चीफ मिनिस्टर ने गारंटी दी है। देखिए जी, मैं खुद इसके फेवर में हूँ कि मुलाकात हर सूरत में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि देखिए वो कैदी है, जरूर उसने जुर्म किया, उसमें उसको सजा है, वो भुगत रहा है, लेकिन मुलाकात करना मेरे ख्याल में, और उसको मुलाकात न करवाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी रिवायत नहीं है। क्योंकि इस मुल्क में हम रहने वाले, हम सारे एक जैसे होते हैं। तो मतलब ये है कि उसको करे, और उनको भी चाहिए कि वो ऐसे कंट्रोवर्शियल बात न करे कि हमारे दुश्मन उसको न उछाले। बाकी तो
जाहिर है कि वो सियासी लोग है, सियासी बात तो करेगा, लेकिन उनको ये बात इतनी चाहिए कि मुल्क और कौम के लिए सोचे, वो ऐसे बात ना करे जिससे मुल्क को या कौम को नुकसान हो। बाकी मुलाकात करवाना, मेरे ख्याल में ये हुकूमत उनको इजाज़त देनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। जाहिद खान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मुनासिब बात आपने की। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे उस ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट की जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान हुआ है, उसके ऊपर क्या बयानबाजी हो रही है, और अमेरिका और ईरान की जंग जो अभी थमी हुई है, ये आखिर किस तरफ जाएगी। कुछ बात इसके ऊपर करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर अहमद सईद, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का, इसके ऊपर बड़ी दुनिया पूरी के अंदर बात हो रही है। कुछ बयानात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, आपने ख़ुद भी सुने होंगे। इंडिया से प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी प्रैक्टिकलिटी भी कोई नहीं है, ये बस ऐसे ही पाकिस्तान ने दिल खुश करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया है। और हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि इसी राय को वो फर्दर कर रहे हैं। एक तो उन्होंने नक्शा भी बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का अपनी ट्वीट के अंदर लगाया, जिसके अंदर कश्मीर इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, और साथ उन्होंने ये बात भी कर दी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ क्वार्टर्स इस एग्रीमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये एक सुन्नी एग्रीमेंट है। काइंडली इसके ऊपर ज़रा अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आप कैसे देखते हैं इस एग्रीमेंट को? ये इम्पॉर्टेंट है और क्या ये सिर्फ सुन्नी एग्रीमेंट है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम और तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत मेरा सलाम जी। देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सडनली एक क्रॉप अप हुई है। ये तो काफ़ी पहले से सिलसिला चल रहा था। जैसा हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ सऊदीया के साथ, तो 1 साल पहले सितंबर 25 में, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही थी इन पैरेलल। तो उसी हवाले से ये मैं ही समझता हूँ कि जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है मक्का में, ये भी उसी की एक आगे कड़ी है और उसको आगे फर्दर लेके चले हैं। तो उस हवाले से यकीनी तौर पे जो स्पेस अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एक मल्टीलैटरलिज्म के अंदर जाते हुए अपनी पॉलिटिकली और मिलिटरीली एक स्पेस बना रहा है और यकीनी तौर पे डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है, तो उस हवाले से जिन ममालिक के लिए ज़ाहिर है उनकी स्पेस कम हो रही है या वो चाह रहे थे कि स्पेस उनके लिए आए, तो वहाँ से इन्हीं क्वार्टर से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो इंडिया की तरफ से आपने इशारा किया कि इंडिया इसको एक किस्म का उसको एक मजहबी और फिरकावारियत की तरफ ले जाना चाहता है, ये तो उनका बड़े अरसे से एक तरीका वारदात रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इन फिशर्स को, इन लाइन्स को वो इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल में तो ओवरऑल रीजन की स्टेबिलिटी के लिए एक सिस्टम लाया जा रहा है जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा जी, जो ना किसी के खिलाफ है बल्कि ये डिफेंसिव सिस्टम है और कलेक्टिव डेटरेंस है, जो उसकी जुबान इस्तेमाल की गई है जी। तो ये कलेक्टिव डेटरेंस के तौर पे इसको लाया जा रहा है। अब उसके ऊपर जो ज्यादा साहिब और राय लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, मेरे ख्याल में वो अगर आप देखते हैं कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात की, हकीम फायदान ने, उन्होंने कहा कि इट्स अ मिरर रेप्लिका ऑफ नेटो आर्टिकल 5 जी। दैट मीन्स कि उसी तरीके की एक सिचुएशन है, उसी तरह का एक ये डेवलप हो रहा है और ये किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कलेक्टिव डिफेंस को जब लेके आएंगे, सेल्फ डिफेंस के, जो कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत भी है, तो उस हवाले से फिर ये एक बेहतर तरीके से इस रीजन में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी बात तो उसमें ये है जी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। नायला चौहान साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। आप भी सुन रही हैं, देख रही हैं इस चीज़ को।
ये ऐसे दिखा रहे हैं इसको जैसे सुन्नी एग्रीमेंट हो या एक सुन्नी इत्तेहाद है, और जब सुन्नी इत्तेहाद कह दिया तो शायद ईरान के ख़िलाफ़ है। ये इंटरप्रिटेशन ठीक है और जाहिर है भारत से ये ज़्यादा आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी कुछ अक्लमंद लोग इसको इसी नाम से पुकार रहे हैं। आप कैसे देखती हैं? इसी सवाल आपसे भी मेरा यही है, आपकी राय जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सईद साहब ने बड़ा अच्छा आपको एक खुलासा दे दिया है जी। और ये मद्देनज़र रहे कि इसके आर्टिकल जो है वो डिटेरेंस की, जो कलेक्टिव डिटेरेंस की सईद साहब ने बात की जी। उसका फोकस मुझे लगता है कलेक्टिव डिटेरेंस ही है। ठीक है। किसी के खिलाफ नहीं है, एग्रेशन नहीं है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ट्रेनिंग है, इकट्ठे काम करना है। और जब 3 इतने बड़े ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो ऑटोमेटिक डिटेरेंस हो जाता है कि कोई मैली नज़र से इस खत्ते में ना आए। बिल्कुल। तो वो खत्ते का बाहर का ही होगा। बिल्कुल। सो इसलिए हमें ईरान के साथ भी कोई ऐसा मैसेजिंग नहीं होने देनी चाहिए कि गोया कि उनके खिलाफ हो। हमें कोई उनके खिलाफ होने की मतलब ख्याल ही नहीं आता। सो ये सिर्फ शरपसंद, क्योंकि आप देखिए इंडिया इज पार्ट ऑफ द हेक्सागन ऑफ अलायंस, जो कि इजराइल का अलायंस का वो है सिस्टम, तो वो इजराइल का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और इजराइल को फिक्र है कि ये उसके खिलाफ ना हो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तो ये इस किस्म की कयास आराइयाँ दरारें डालने के लिए है। ठीक। हमें उनको हवा नहीं देनी चाहिए। ठीक। लेकिन हमें मोहतात ज़रूर रहना चाहिए। और इसमें अभी एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए कयास आराइयों की जो है ना स्पेस ज़्यादा बनी हुई है। बिल्कुल ठीक। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन में पता चलेगा, एज दे से द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। बिल्कुल। बिल्कुल। जब ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो यही है कि ये अमन के लिए है, जंग के लिए नहीं है। ठीक। जंग को रोकने के लिए है, डिटेरेंस है। बिल्कुल ठीक। और उसमें जो अदर चीजें आती हैं, मतलब कन्वेंशनल आर्म्स पाकिस्तान को मार्केट मिलती है, तुर्की भी इज लुकिंग फॉर मार्केट फॉर इट्स वेपन्स, तो इस किस्म की वो तरफ जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई उनके जंगी अज़ाइम है। नेटो के साथ मैं इसको नहीं मिलाना चाहूंगी, क्योंकि नेटो जो था वो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था जी। और वही उसकी जो है ना ड्राइविंग फोर्स थी, जो अब भी है। यूक्रेन में भी जो इशू हो रहा है उसके लिए वो यूरोप जो है यूक्रेन को साथ दे रहा है सिर्फ इसलिए कि वो रूस से लड़ रहा है। यहाँ पे हम किसी से नहीं लड़ रहे, ना हमारे कोई ऐसे अज़ाइम है। हम इस खित्ते में जहाँ इतनी ज्यादा जंग हो रही है वहां पे हम चाहते हैं कि अमन हो, और हम चाहते हैं कि इकट्ठे मिलके सुलह सफाई की बात हो और अमन यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। ये जो स्कर्मिशेस भी, जंगें भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। आपने बड़ा ज़बरदस्त क्लासिकल हिस्टोरिक रेफरेंस दिया नेटो के हवाले से। फॉर्मर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बनाया गया था और काफ़ी सारे लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कह रहे हैं। मैं भी उन तालिब इल्मों में से हूँ जो ये समझते हैं कि इसको नेटो नहीं कहना चाहिए। टू अर्ली टू कॉल दिस अलायंस नेटो, ऑल्सो इट्स अ ट्राइलैटरल अलायंस। तो आपका पॉइंट आ गया, सुन के खुशी हुई। हैदर हयात ख़ान साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान के इस्माइल बकाई साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान को इस एग्रीमेंट से कोई ख़तरा नहीं है, तो ये स्पेकुलेशन अनाउंसमेंट पे ही शुरू हो गई थी और ईरान हैड टू क्लैरिफाई। कैसे देखते हैं? सवाल आपसे भी यही है, एंगल ईरान का है। ये मिसकंसेप्शन या ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है कि सुन्नी अलायंस है, ईरान के ख़िलाफ़ है, आपको क्या लगता है? अलायंस बनाया गया, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी, आप भी अपनी राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज भी। मैं समझता हूँ कि नायला साहिबा ने और वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब ने जी बहुत क्लियरली सारी चीजें रख दी हैं सामने। बिल्कुल। मैं अपनी नाकसी राय इसमें शामिल कर देता हूँ। आपने ईरान के पर्सपेक्टिव में जो बात की है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है
उसमें ईरान के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं और जो किरदार पाकिस्तान इस वक्त निभा रहा है, और सिमिलरली तुर्किया भी बैकडोर जो एफर्ट्स हैं उनमें बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसमें शायद ईरानियन जो अप्रोच है उसको बिल्कुल जहन में रख के ये सारी चीजें हुई हैं। अदरवाइज इसकी टाइमिंग की वजह से जरूर लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं कि इस तरह के मुआहदे कामयाब ना हो या इससे जो है कोई नेगेटिविटी क्रिएट की जाए, वो लोग जरूर इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें भारत सर फहरिस्त है। इजराइल जो यकीनी तौर पर चाहता है कि इस तरह के मुसलमानों के अलायंस ना बने, वो इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है मुसलमान ममालिक के अंदर, तो वो लोग जरूर ये बातें कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह का ये अलायंस बना है, हमें बिल्कुल डे वन से जिस वक्त ईरान के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त से जो सीन एनालिस्ट हैं वो बातें कर रहे थे कि अब ये यूनिपोलर मामलात नहीं रहेंगे, अब ये मल्टीपोलर मामलात हैं और उसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर्स बनेंगे, नए अलायंसेस बनेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से तो डे वन से हर सेन एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जो इस रीजन के हवाले से जो नया जो भी अलायंस बनेगा उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का होगा। तो ये वही चीजें हैं, वही कुछ हो रहा है, और आगे मैं समझता हूँ कि बहुत से और ममालिक वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। मुझे इसमें कोई हैरत नहीं होगी अगर किसी स्टेज पे ईरान भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए। तो और दूसरा बिल्कुल ठीक जी बाकी अपने भारत की भी बात की थी। देखिए मैंने इसके ऊपर काफी इंडियन चैनल्स पर मैंने प्रोग्राम्स किए हैं इस हवाले से। जो सीन इंडियन एनालिस्ट है ना, प्रवीण सानी साहब की गुफ्तगू सुने, वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि ये वही चीजें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान का ग्लोबल स्टैचर किस तरह बढ़ रहा है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कैसे बढ़ रहा है। इनफैक्ट कल मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पर एक इंडियन एम्बेसडर बात कर रहे थे कि इससे भारत को ये खतरा नहीं होना चाहिए कि जो है इससे जो नेगेटिविटी भारत क्रिएट कर रहा है, भारत को इसको सीरियसली इस तरह एक्सप्लोर करना है कि गल्फ में जो इन्फ्लुएंस भारत का था वो इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली कम हो रहा है और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है गुज़िश्ता साल की जंग के बाद से। तो इसको भारत को सीरियसली एड्रेस करना है। तो जो सेन एक्सपर्ट्स हैं, जो सेन लोग हैं, वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं। बाकी जो चाहते हैं कि ये नाकाम हो, जिनको खौफ है इससे, वो ये जरूर इसको वो इस्लामिक नेटो कह के या सुन्नी इत्तेहाद कह के इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज ये वो बुनियाद है जो जिसकी बातें हो रही थी कि इस रीजन के लिए जो नया सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनेगा, तो उसकी ये बुनियाद है, और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो हम डे वन से डिस्कस करें कि वो बहुत अहम होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। हैदर रियाज खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन आप ठीक फरमा रहे हैं, भारत के अंदर भी सेन वॉइसेस हैं। पूरे का पूरा भारत तो ज़ाहिर है इस तरह नहीं हो सकता कि उनके अंदर कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो ठीक बात करे। तो प्रवीण स्वानी का आपने जिक्र किया, वो यकीनन एक अच्छा एनालिसिस देते हैं। अहमद सईद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बता दीजिए कि जो मुआहिदा हम देख रहे हैं कि यूएस का और ईरान का एक्सपेक्टेड है, रीजंस मल्टीपल हैं, हमने कई दफ़ा डिस्कस किए हैं, उस मुआहिदे का दारोमदार ओमान और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ भी रिलेट किया जा सकता है। यूएस को क्या कबूल होगा ये एग्रीमेंट और मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, क्योंकि दिखाने को तो दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, ये कैपेबिलिटी क्रिएट ईरान को नहीं करने देंगे, लेकिन असल मसला लगता है कि कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। तो आप कैसे देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये मुआहिदा जो ओमान और ईरान के दरमियान मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे हुआ है, इसके ऊपर कितनी ले-दे हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान? देखिए, उसमें जो 14 पॉइंट पे जब ये बातचीत शुरू हुई थी और उसके ऊपर एक मुआहिदा हो गया था, इस मुआहिदा इस्लामाबाद हुआ, तो उसके बाद से जो इंटरनल प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे आया और उनके ऊपर जो एक सरेंडर का एक स्टिग्मा लगा, तो इंटरनली फिर वो बैकआउट कर गए और उसकी वजह से दोबारा ये सारे सिलसिले, वो 14 पॉइंट तो एक साइड पे हो गए। लेकिन अब ये है कि ईरान के जो अपने 5 पॉइंट हैं उनको अगर एक साइड पे कर लेते हैं, तो जो अमेरिका का इस वक्त सिंगल पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग है। आप ये समझ लें कि उनके लिए एक किस्म की सुपर पावर के होने के नाते एक उनका एक इज्जत का मसला है।
तो उस हवाले से जितनी भी इनकी टोटल इस वक्त एनर्जी है या सोर्सेज हैं वो सब इस साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है। और ईरान को भी ये मालूम है कि अगर ये चीज उनके हाथ से किसी हवाले से निकल जाती है तो वो जितने बाकी उनके पॉइंट्स हैं वो सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे, इसलिए कि पहले भी ऐसा हो चुका है, 3 दफा ऐसा हुआ है जी। तो उस हवाले से ईरान इज वेरी वेरी स्टिफ ऑन दिस कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बिल्कुल भी कोई लिवरेज देने को तैयार नहीं। इसी वजह से ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ये ओमान और ईरान के दरमियान ही होने जा रहा है जी। और उसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि जो उसका टेक्निकल पहलू है वो तो उन्होंने तकरीबन सॉर्ट आउट कर लिया है। ठीक है। और उसका टेक्निकल पहलू ये है कि ये 2 से 4 महीनों के लिए इसको चलाएंगे। दिस इज एन इंटरिम सॉल्यूशन जी। और इसमें ईरान जो है वो इसको ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं कहता, वो ये कहता है कि ये एक इंटरिम सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 वे ट्रैफिक जो ईरानियन साइड पे चलेगी, वहां पे उन्होंने लेन्स बना दिए हैं और उसमें स्पेसिफिकली जो अंदर जाने वाली ट्रैफिक है उसको ईरान मॉनिटर करेगा जी। बाहर जाने वाले के लिए वो उसका थोड़ा सा लेवरेज उन्होंने दिया है जो कि ओमान की साइड पे होगा। तो ये इंटरिम पीरियड जो दिया गया है 2 से 4 महीने का बेसिकली उसके लिए है कि उसके साथ जो बाकी पॉइंट्स हैं जी जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं उस हवाले से, जैसे ब्लॉकेड लिफ्टिंग है, जैसे उनकी कंपनसेशन पेमेंट है, उसके अलावा उनकी जो लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस हैं जी, के अलावा उनकी जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सारे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक। तो उस हवाले से अभी ये पॉइंट जो है अभी उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने गरीब आबादी साहब ने उन्होंने कहा है कि अब ये जो अभी का जो मुआहदा हुआ है इट हैज टू गो थ्रू देयर असेंबली, क्योंकि उनके आर्टिकल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टेट्स कि जो भी इस तरह का मुआहदा होता है एक्सटर्नल उसकी रेटिफिकेशन उनकी असेंबली करती है। बिल्कुल ठीक। तो अभी ये पॉलिटिकली इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत और चलेगी और उसके बाद मेरे ख्याल में ये बैक एंड पे आई एम 100% श्योर कि अमेरिका इज ऑन बोर्ड और अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर जो उनके खदशात हैं वो उसके अंदर एम्बेड किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे में वी वुड लाइक टू सी कि समथिंग पॉजिटिव इसमें इस हवाले से इंशाल्लाह आएगा। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। नाइला चौहान साहिबा, सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वी हैव पुट ईरान सिचुएशन ऑन अ स्लो बर्नर and it's a chess match, so eventually we are going to win it। और दूसरा, नेतन्याहू उनके पार्टनर ये कहते हैं कि आई एम पुलिंग आउट ऑफ BOP और साथ ही लबनान के अंदर भी मैं कोई अपने जो सपोर्टर्स हैं यानी कि US उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं मानता, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। प्लीज़ कमेंट कर दें। जी बिल्कुल, बड़े अच्छे आपने ये पॉइंट्स बताए जो कि एक आपको इंसाइट देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जी। याद रहे कि जो इस्लामाबाद MOU था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जी, वो एक्सपायर हो रहा है 16 अगस्त को। ठीक है। यानी कि 1 हफ्ते के बाद। ठीक। सो इस वक्त दोनों जो साइड्स हैं कोई अमन की तरफ गुफ्तगू नहीं कर रही, ना ईरान ना अमेरिका। ठीक है। अब ईरान ने ये सोचा कि पहले तो जो अमेरिका करता था उसको वो टिट फॉर टैट करता था। ठीक है। कि एक थप्पड़ मारा है अमेरिका ने तो ये भी एक ही थप्पड़ मार रहे थे। ठीक है। अब इन्होंने 1.5 कर दिया है यानी कि अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो 1.5 थप्पड़ मारेंगे। ठीक। एस्केलेट किया है। बिल्कुल ठीक। और एस्केलेशन की जस्टिफिकेशन वो ये दे रहे हैं कि टिट फॉर टैट पे वो सोचे थे कि ये जंग खत्म होगी क्योंकि इतना नुकसान ऑलरेडी सब जानिबान का हो रहा है। ठीक है। लेकिन खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। तो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि उनकी जब तक इलेक्शंस हो जाए, जब तक ये इसको स्लो बर्नर पे रखें। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो उनका एजेंडा है ईरान को तबाह करने का, ठीक, नेस्तो नबूद करने का, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक। ईरान ये बात समझता है। ठीक है। ईरान चाहता है कि जंग बंद हो, जंग खत्म हो, जंग बंद ना हो। ठीक है। वो खत्म करना चाह रहा है जबकि ये बंद करना चाह रहे हैं। दिस अ गैप। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह से ईरान एस्केलेट कर रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि जो आप भी पढ़ रहे हैं इधर उधर कि अमेरिका की कन्वेंशनल जो वो
आर्म्स हैं वो करीबन डिप्लीट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर अमेरिका के डिप्लीट हो रहे हैं तो इजराइल के पास भी ज़्यादा नहीं है सामान। उन्होंने रिप्लेनिश करने की स्ट्रैटेजी भी बनाई है, कहा है जल्दी जल्दी बनाएं दोबारा। जी वो करेंगे, लेकिन जी अगर ये 16 अगस्त तक कोई बात नहीं बनती, ठीक, तो दे माइट गो फॉर नॉन कन्वेंशनल। जी नॉन कन्वेंशनल की भी बात हो रही है। खुदा ना खास्ता ये नॉन कन्वेंशनल पे जाते हैं जी तो फिर बहुत तबाहकारी होगी। और बिल्कुल। इसी तक कह रहे हैं कि देखिए ना, जापान पे हमने मारा था, हिरोशिमा पे मारा था, नागासाकी पे, तो अब जापान हमारा कितना अच्छा दोस्त बन गया है और जापान के साथ हमारी कितने अच्छे रवाबित हो गए। तो अगर ईरान पे भी हमने बम मार दी तो कौन सी ऐसी बात है, उनसे भी हमारी बहुत मोहब्बत और दोस्ती बन जाएगी। They don't understand. Japanese are different people, Iranians are different people. बिल्कुल वो इरा और थी, ये इरा और है। बिल्कुल ठीक। और अगर ये इस लेवल पे जाते हैं एस्केलेशन पे, तो फिर हालात जो है वो बहुत माइट गो टू वर्ल्ड वॉर 3 देन। बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त खतरनाक है। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स, ईरान भी और अमेरिका भी, एक दूसरे को मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। ईरान के पास भी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वो समझता है कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो, जी उनको अभी प्रेशर है, तो दे आर मोर अमीनेबल टू एग्रीमेंट। बिल्कुल अगर ये ईरान विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है, जी तो फिर अमेरिका और इजराइल इसको एस्केलेट बहुत ज्यादा कर सकते हैं, करेंगे। बिल्कुल ठीक। इजराइल का ये एजेंडा है। अगर नेतन्याहू को देखें, नेतन्याहू इज जस्ट अ पॉलिटिशियन। ठीक। अगर वो इलेक्शंस हार जाता है अक्टूबर में, जी तो उसका जो हरीफ है जी वो आईडीएफ का फॉर्मर जनरल है। बिल्कुल ठीक। और आईडीएफ के जो करतूत है गाजा में, पैलेस्टाइन में, आपको पता है। जी सो उसका क्या एजेंडा होगा, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेगा ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट को, जी वो इस वक्त जो है बहुत खतरनाक चीज है। सो मैं दुआ बिल्कुल कि ये जंग खत्म हो जाए उससे पहले, पर इजराइल और अमेरिका का ये एजेंडा नहीं लगता। जी ईरान एस्केलेशन इसलिए चाह रहा है कि वो अभी खत्म करना चाह रहा है इस वक्त, जबकि वो कमजोर है, जब उसका दुश्मन कमजोर है। बिल्कुल ठीक। सो अब देखिए कि किस तरह से बात बनती है। बिल्कुल वी विल हैव टू वेट एंड सी। नाइला चौहान साहिबा, सईद खान, अहमद सईद साहब, आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।